कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नाम की एक लड़की से, जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है। मैलरी प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिन बाद उसका बच्चा पैदा होने वाला है। तभी उसकी बहन जेसिका आती है और मैलरी से कहती है कि तुमने टीवी पर न्यूज देखा है, न्यूज में कुछ अजीब सी खबरें दिखाई जा रही हैं। मैलरी जब न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि रशिया में एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसमें इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है और यह बीमारी उस इन्फेक्टेड इंसान को खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। रिपोर्टर बताता है कि अब तक पूरी तरह से किसी को भी पता नहीं है कि यह एक बीमारी है या फिर कोई वायरस। बस अचानक किसी चीज को देखकर लोग अपने आप पे कंट्रोल खोकर बेरहमी से अपनी जान ले लेते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि यह बीमारी लाखों लोगों में फैल गई है और अब यह बीमारी रशिया से दूसरी कंट्रीज में भी फैल रही है। लेकिन मैलरी इस न्यूज को इग्नोर करके जेसिका के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहां डॉक्टर उसे खुशखबरी देती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और जल्द ही वो मां बनने वाली है। यह सुनकर मैलरी खुश हो जाती है और वापस घर लौटने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैलरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने सिर को जोर जोर से सामने के शीशे से मार रही होती है। यह देखकर मैलरी घबरा जाती है और जल्दी जाकर जेसिका के साथ कार में बैठ जाती है। मैलरी जेसिका से कहती है कि जल्दी चलो, मुझे लगता है कि रशिया का वो खतरनाक वायरस यहाँ भी पहुंच चुका है। बाहर सड़कों पर लोगों में हलचल मच चुकी थी और लोग खुद को मारने लगे थे। जेसिका जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से घर की तरफ गाड़ी को भगाती है, लेकिन अब हालात और बिगड़ते जा रहे थे। सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगते हैं। ये देखकर मैलरी बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी ड्राइव करते हुए जेसिका कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब जेसिका अपने आप पर कंट्रोल खोकर कार की स्पीड बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने लगती है। मैलरी उसे ऐसा करने से रोकती है पर जेसिका नहीं रुकती, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया हो। और तभी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाती हैं और दोनों गाड़ी से बाहर निकल आती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती, तभी वो देखती है कि उसकी बहन जेसिका एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी अपनी आंखों के सामने जेसिका की इतनी भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसे अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। वो देखती है कि चारों तरफ लोगों में भगदड़ मची हुई है और मैलरी भी उन्हीं लोगों में शामिल होकर आगे की तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन पीछे से उसे कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एक औरत उसकी मदद करने आती है, लेकिन इससे पहले कि वो मैलरी को उठा पाती, तभी उसे भी सामने कोई चीज दिखाई देती है और वो औरत भी जेसिका की तरह एक जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। इसी बीच टॉम नाम का एक बंदा आता है। वो मैलरी को उठाकर पास के घर के अंदर ले आता है। इस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और ये लोग भी अचानक से ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। घर के अंदर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए ये लोग टीवी ऑन करते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं और खुद को मारने पर उतर आते हैं। रिपोर्टर बताता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वो अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद रखे और घर से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल न करे। ये लोग जल्दी से घर की सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं और साथ ही साथ खिड़कियों के शीशे भी पेपर से ढक देते हैं ताकि बाहर मौजूद उस राक्षस की नजर अंदर इन पर न पड़ सके। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। ये सभी लोग घर में परेशान बैठे होते हैं। तभी बाहर से दरवाजे पर नॉक होता है। एक लड़की जो रो रो कर इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दरवाजा खोलो। टॉम उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने जाता है, पर डगलस उसे दरवाजा खोलने से मना करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह लड़की इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन यहाँ मैलरी डगलस पर बंदूक तान देती है और टॉम को उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने को कहती है। टॉम उसके लिए दरवाजा खोल देता है और वो लड़की अंदर आ जाती है। उस लड़की का नाम ओलिम्पिया है और ओलिम्पिया भी प्रेग्नेंट थी। ओलिम्पिया से जब पूछा जाता है कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर यहाँ तक कैसे पहुँची, तब ओलिम्पिया बताती है कि उसका खाना खत्म हो गया था, इसीलिए वो एक एक करके हर एक घर का दरवाजा नॉक करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। यह सुनकर डगलस कहता है कि हम सबका भी भूख से बुरा हाल हो गया है क्योंकि ये लोग भी पिछले 7 दिनों से इसी घर में फंसे हुए हैं, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए। हालांकि घर से कुछ ही दूर एक सुपरमार्केट है, लेकिन वहाँ तक बिना देखे पहुँचना एक बड़ा चैलेंज था। तब इस घर का मालिक कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर हम सीसीटीवी कैमरा के जरिए उन मॉन्स्टर्स का लोकेशन पता लगा लें तो हम उन मॉन्स्टर्स से छिपकर सुपरमार्केट तक पहुँच सकते हैं। और घर का मालिक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस मॉन्स्टर को स्क्रीन पर भी देखने से इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन बाकी सब इसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब घर का मालिक कहता है कि अगर हमने यह कदम नहीं उठाया तो
हम सब भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर बाकी लोगों को भी उसकी बात सही लगती है। सब लोग इसे चेयर के साथ रस्सी से बांध लेते हैं ताकि अगर वो इन्फेक्टेड भी हो जाए तो यह खुद को न मार सके, क्योंकि उस मॉन्स्टर को जो भी देख लेता वह खुद को मारने पर उतर आता। इसके बाद बाकी लोग इसे यहीं पर छोड़कर दूसरे रूम में चले जाते हैं और ये बंदा स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद स्क्रीन पर हमें एक हवा का झोंका नजर आता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद उस रूम से तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। यह सुनकर बाकी लोग भी उसके पास दौड़ कर आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही घर का मालिक अपना सिर सामने के टेबल पर पटक कर खुद को मार देता है। यह सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें एक बात समझ आ जाती है कि इस मॉन्स्टर को चाहे स्क्रीन पर देख लो या फिर आंखों के सामने, ये आपको मारकर ही रहेगा। उसके बाद ये लोग मॉनिटर स्क्रीन को तोड़ देते हैं ताकि गलती से भी इन लोगों की नजर उस मॉन्स्टर पर न पड़ सके। इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है और अब उनका भूख से बुरा हाल हो चुका था, इसलिए ये लोग सुपरमार्केट तक जाने का एक दूसरा प्लान बनाते हैं। टॉम कहता है कि हम जीपीएस का यूज करके कार के जरिए उस मार्केट तक पहुंचेंगे, जिसके बाद ये लोग कार के शीशे पेंट से ढक देते हैं ताकि ये लोग न ही बार का नजारा देख सकें और न ही बाहर से कोई उन्हें अंदर देख सके। जिसके बाद 5 लोग जीपीएस की मदद से गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे बिना आगे की सड़क नजर आए जीपीएस की मदद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पूरा शहर वीरान हो चुका है। चारों तरफ सड़क लाशों से भरी पड़ी है। कुछ दूर आगे जाने के बाद कार तेजी से वाइब्रेट करने लगती है। कार के सेंसर से पता चलता है कि कार को चारों तरफ से उन मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, लेकिन टॉम हार नहीं मानता और गाड़ी को आगे बढ़ाता है और जैसे तैसे करके ये लोग स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार से उतरते हैं और स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर आकर ये लोग सबसे पहले खिड़की दरवाजे बंद करते हैं और फिर ये लोग अपनी आंखों से पट्टियां उतार देते हैं। स्टोर में खाने पीने और जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थीं, जिसे देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं और हर एक बंदा जितना हो सके उतना राशन इकट्ठा कर लेता है। यहाँ हम मैलरी और टॉम को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। टॉम एक अच्छा इंसान था और टॉम ने मैलरी की जान भी बचाई थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद ये दोनों भी खुद के लिए जरूरत की चीजें ढूंढने लगते हैं। मैलरी को एक पिंजरे में 3 बर्ड्स मिलते हैं जिन्हें वह अपने साथ रख लेती है और तभी स्टोर का दरवाजा कोई नॉक करता है, लेकिन ये लोग डर के मारे उस आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। तब वह आदमी रो रो कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो। अब इन लोगों को उस आदमी पर तरस भी आता है और उन्हें डर भी था कि कहीं यह आदमी इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए ये लोग पहले से उस आदमी के लिए दरवाजे पर तैयार खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें अगर उस आदमी पर जरा सा भी शक हो कि यह इन्फेक्टेड है तो उसे मार देंगे। ये लोग जैसे ही उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, वह आदमी जबरदस्ती घुसने लगता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ही खूबसूरत हैं, तुम सभी को इसे देखना चाहिए। यह सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि यह आदमी भी इन्फेक्टेड है। अब उनके पास उस आदमी को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी को जोर से धक्का देकर बाहर धकेल देता है और खुद भी उसके साथ बाहर चला जाता है। बाहर वह बंदा चार्ली को बुरी तरह से मार देता है और चार्ली ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ मैलरी नोट करती है कि जब वो मॉन्स्टर्स करीब हों तो बर्ड्स शोर करने लगते हैं और अब ये बर्ड्स उनके लिए एक बड़ा सहारा बनेंगे। उसके बाद बाकी बचे 4 लोग राशन लेकर वापस लौट आते हैं और उन सबको चार्ली की मौत का बहुत दुख था। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं और तभी बाहर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ओलिम्पिया को जब पता चलता है कि बाहर दरवाजे पर कोई है तो वो बिना सोचे समझे उस आदमी को घर के अंदर ले आती है, लेकिन तभी मैलरी उसे देख लेती है और उसे गन से शूट करने की धमकी देती है। यहाँ पर घर के बाकी लोग भी कमरों से बाहर निकल आते हैं और एक अनजान आदमी को देखकर ये लोग डर जाते हैं और ओलिम्पिया पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इस आदमी को अंदर क्यों लाया। ओलिम्पिया कहती है कि मैं अकेले बाहर रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि अकेले बाहर रहना कितना मुश्किल है, इसीलिए मुझे इस आदमी पर तरस आकर मैंने उसे अंदर लाया। और यहाँ ये आदमी जिसका नाम गैरी है वह बताता है कि प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। वो कहता है कि मेरे घर में कुछ साइको लोग घुस आए थे जिन्होंने मेरे दोस्तों की आंखें जबरदस्ती खोल दी और उन्हें उस शैतान को दिखा दिया जिसे देखते ही मेरे सारे दोस्तों ने सुसाइड कर लिया, पर मैं किसी तरह बचकर भागते भागते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ हमें पता चलता है कि जो कोई भी उस शैतान को देख लेता है तो वो शैतान उस इंसान को कुछ ऐसा दिखाता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है, यानी यह शैतान उस इंसान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख या फिर नुकसान दिखाता है। ये दुख इतना गहरा होता है कि वो सह नहीं पाता और अचानक बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाकर वो इंसान खुद को मार देता है।
देता है। यहाँ गैरी कुछ और बातें भी बताता है। वो कहता है कि उन साइको लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं थी, बल्कि वो उस शैतान को देखकर खुश हो रहे थे। गैरी की यह बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वो शैतान उस इंसान को नहीं मार पाता जो अपनी जिंदगी में पहले से बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो पहले से ही अंदर से टूटा हुआ होता है। इसलिए वो इंसान जो पहले से अपनी जिंदगी डिप्रेशन में गुजार रहा हो, उस पर शैतान की इस चाल का ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि शैतान उसे अपना गुलाम बना लेता है ताकि इंसान के रूप में रहते हुए ये लोग और इंसानों का शिकार कर सकें। अब क्या गैरी भी उस शैतान का एक पपेट है या फिर इन्हीं की तरह एक आम इंसान, ये तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ सब लोग गैरी को घर में रहने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन डगलस को गैरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो गुस्से में गन लेकर उसे बाहर निकलने की धमकी देता है। पर तभी पीछे से शर्ला आकर डगलस को सर पर किसी चीज से मारकर बेहोश कर देती है और सब मिलकर डगलस को दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं और गैरी सबका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद अगले दिन अचानक मैलरी और ओलिम्पिया दोनों को एक साथ लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं। टॉम और शर्ला उनकी मदद करते हुए दोनों को ऊपर के कमरे में ले जाते हैं, लेकिन गैरी नीचे ही रहता है और उसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी होने लगती हैं। वो शैतान की ढेर सारी तस्वीरें निकालकर टेबल पर रख देता है और उसकी आंखें देखकर हमें पता चलता है कि गैरी भी शैतान के कंट्रोल में है। इसी बीच मैलरी और ओलिम्पिया अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ओलिम्पिया को एक बेटी होती है और मैलरी को एक बेटा। लेकिन नीचे पिंजरे में बंद पंछी शोर करने लगते हैं, जिसे गैरी तंग होकर पिंजरे को उठाकर फ्रिज में बंद कर देता है और खिड़कियों पर लगे पेपर्स को उतार देता है। तभी डगलस उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि वो भी शैतान का एक पपेट है, जो शैतान को देखकर मरते नहीं बल्कि शैतान के कहने पर दूसरों की जान लेते हैं। डगलस चिल्लाकर बोलता है कि मैंने कहा था कि इस बंदे को घर से निकाल दो। डगलस की आवाज सुनकर टॉम नीचे आता है, लेकिन तभी गैरी पीछे से आकर टॉम के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद गैरी डगलस से भी छुटकारा पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके कानों में बच्चों की आवाजें आती हैं। इसलिए वो डगलस को छोड़कर ऊपर ओलिम्पिया और मैलरी के कमरे में जाता है, जहां वो खिड़कियों पर लगे सभी पेपर्स को हटा देता है और जैसे ही ओलिम्पिया बाहर देखती है वो शैतान के वश में आ जाती है। अब मैलरी को समझ आ जाता है कि ओलिम्पिया अब किसी तरह से खुद को मार कर ही रहेगी, इसलिए वो ओलिम्पिया से उसकी बेटी छीन लेती है और तभी ओलिम्पिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद गैरी शर्ला को पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर खुद को खत्म कर लेती है। अब गैरी मैलरी की तरफ बढ़ता है, पर उसने चादर से अपने साथ दोनों बच्चों को छिपा रखा होता है, इसलिए अभी तक वो ठीक रहती है। पर गैरी उसे चादर छीनकर बाहर देखने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन तभी वहां डगलस बंदूक लेकर पहुंचता है और अपनी आंखें बंद करके गैरी को शूट करने की कोशिश करता है। पर गैरी को पता होता है कि डगलस को नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए दौड़कर डगलस को अपने साथ ऊपर के फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देता है। गैरी डगलस को सीजर से मार देता है, ये कहते हुए कि तुम उस शैतान की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे। इसी बीच टॉम को होश आता है और किसी तरह शॉट गन उठाकर गैरी को मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद टॉम ऊपर जाकर मैलरी और बच्चों को शांत करता है। अब सिर्फ टॉम, मैलरी और 2 बच्चे जिंदा बचे थे। इसके बाद 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मैलरी और टॉम अब रिलेशनशिप में हैं और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं। बाहर अभी भी शैतान के कंट्रोल में लोग घूम रहे थे और वो नॉर्मल इंसानों को पकड़कर मार डालते थे। ये लोग पिछले 5 सालों से इसी तरह से चुपचाप जिंदगी गुजार रहे हैं। मैलरी ने बच्चों को इस मुश्किल स्थिति में सरवाइव करने के सभी तरीके सिखा दिए थे। यहाँ आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि जो लड़का है वो मैलरी का अपना बेटा है, लेकिन ये लड़की मैलरी की बेटी नहीं, बल्कि ये लड़की ओलिम्पिया की बेटी है, जो मरने से पहले ओलिम्पिया ने मैलरी के हवाले कर दी थी। एक दिन रेडियो से आवाज आती है जिसमें रिक नाम का एक आदमी बताता है कि हम जहाँ पर हैं ये जगह पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पर हमारी एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में खाने पीने और जरूरत की तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। वो आदमी बताता है कि अगर तुम लोग यहाँ आना चाहते हो तो नदी के बहाव के साथ आओ। जब नदी का बहाव सबसे तेज होगा तो वहीं पास के जंगल के बीच हमारी कॉलोनी मिल जाएगी। वहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज सुनकर तुम हमें ढूंढ सकते हो, और हाँ, नदी के बहाव के साथ यहाँ आने में तुम्हें 2 दिन लगेंगे। टॉम उस आदमी पर भरोसा करके वहाँ जाना चाहता था, पर मैलरी वहाँ जाने से मना करती है। वो कहती है शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान इन्फेक्टेड हो जो हमें यहाँ से निकाल कर मार देना चाहता हो। रात को टॉम मैलरी को समझाता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक हम लोग यहाँ इस तरह से ब्लाइंड जिंदगी गुजारेंगे। अगले दिन जब ये लोग सामान लेने बाहर जाते हैं तभी कुछ साइको लोग उन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। टॉम मैलरी और बच्चों को समझाता है
कि यही वक्त है यहाँ से निकलने का। मैं उन लोगों को बातों में उलझाता हूँ, तुम लोग चुपके से पीछे के रास्ते से यहाँ से निकल जाना और नदी से होते हुए रेडियो पर बताई गई जगह पर पहुंच जाना। लेकिन मैलोरी टॉम को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तब टॉम कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए किसी एक को तो अपनी जान देनी पड़ेगी। इसके बाद टॉम मैलोरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकाल देता है और खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर शॉटगन लेकर उन साइको लोगों के सामने आता है। वे लोग टॉम को पट्टी हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉम उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि मैलोरी बच्चों को लेकर यहाँ से निकल सके। पर तभी वे लोग मैलोरी को जाते हुए देख लेते हैं। अब इससे पहले कि वे लोग मैलोरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते, तभी टॉम गोलियां चलाकर 2 लोगों को मार देता है। इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता है और अब बिना देखे बाकियों को खत्म करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और वहां पर मौजूद 2 और लोगों को भी मार देता है। अब सिर्फ एक ही साइको इंसान बचता है और जब टॉम उस आखिरी बचे हुए साइको इंसान को मारने जाता है, तभी वो शैतान भी वहां पर पहुंच जाता है और वो शैतान टॉम को अपने वश में करने लगता है। लेकिन पूरी तरह से वश में आने से पहले टॉम उस आखिरी बचे आदमी को भी मार देता है और फिर उसी गन से खुद भी अपनी जान ले लेता है। वहीं मैलोरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम अब मर चुका है। वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि इस मुश्किल